नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी लोग के लिए यहाँ पर आप सभी लोग की प्रैक्टिस क्लास लेकर के, जहां पर चुनिंदा प्रश्नों को, जी हाँ दोस्तों, कोई मैं 50 100 150 प्रश्न नहीं, लेकिन चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आता हूं, क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा है कि ये आप लोग के बहुत ही चुनिंदा प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न जिन्हें आप अगर यहाँ पर सही कर लेते हैं तो ये आपको ये बताते हैं कि आप बहुत ही सही ट्रैक पर जा रहे हैं। क्योंकि अभी मैं उतने प्रश्न नहीं कराने के जो है फेवर में हूं, क्योंकि ये जो समय है ये समय खुद को आंकने का और खुद की जो तैयारी है उसको परफेक्ट की तरफ ले जाने का। ठीक है, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, बेटर करने का कह सकते हैं, परफेक्ट कुछ होता नहीं, और मैं कहता हूं परफेक्ट करना भी मत। ठीक है, चलो। क्यों? क्योंकि देखो भैया, तुम यहां क्लास करोगे, प्रश्न गलत होंगे, उससे सीखो और सीख करके फिर तुम जाओ अपने सब्जेक्ट्स पर, देखो कि किस सब्जेक्ट्स में तुम कहां गलती कर रहे हो। इसलिए यहां पर मिक्स सब्जेक्ट्स के प्रश्न लेकर के आता हूं जो आपको डेली देखने को मिलते सुबह 10 बजे। तो आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। और शाम को 4 बजे यहां पर भैया देखो आप लोग की क्लास चलती है। जैसा कि भैया आपको पता है कि यहाँ पर यूपीपीसीएस की परीक्षा 27 अक्टूबर को है और इसकी भी तारीख यहाँ पर दे दी गई है, 17 नवंबर को होने वाली है, और ये आपके दिसंबर में है ही। ठीक है, तो भैया देखो चीजें, पेपर की तारीख क्लियर है, हम लोग को मेहनत करना है, तो इसलिए इस क्लास को लेकर आ रहा हूँ। शाम को 4 बजे यहाँ पर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्लास चलती है, जो आप लोग के लिए एंशियंट हिस्ट्री की क्लास यहाँ पर जो है चालू कर दी गई है। जी भैया, एंशियंट हिस्ट्री की क्लास यहाँ पर चालू कर दी गई है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। तो शाम को 4 बजे पहली क्लास आज से शुरू होने वाली है, जरूर से जरूर देखिएगा। ये आपकी पूरी चलने वाली पॉलिटी में जो पढ़ा रहा हूं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे मजेदार प्रश्नों को डेली आप देख सकते हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और क्या है जानते हैं। चलिए भैया, 2011 की, एक मिनट माफ करिएगा, यहां पर शायद जो है मैंने ये प्रश्न पहले हो चुका है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, ये प्रश्न पहले हो चुका है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रश्न पिछली क्लास में हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए भैया, इस प्रश्न से आज हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, चलो पहला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए भैया, यहाँ पर पहला प्रश्न है। 1840 तक प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, आज 1841 से हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हम ये कोई आज से क्लास नहीं चल रही भैया, ये जो क्लास चला रहा हूं ये करीब 78वीं क्लास यहाँ पर है। जी भैया, यानी कि इतनी पुरानी क्लास चल रही है, इसमें मैंने 1840 प्रश्न आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, आज 1860 खत्म हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे मैं कहता हूँ ना, मेरा हमेशा एक ही, आप लोग जवाब दीजिए, मेरा हमेशा एक ही लक्ष्य होता है कि रोज पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि तुम दूसरे से अच्छे बनो। ये नहीं कि एक दिन में ज्यादा पढ़ लो दूसरे दिन आराम करो, नहीं। तो भैया बताओ यहाँ पर क्या होगा। तो जो सुमेलित नहीं है उसका सही जवाब यहाँ पर जितने लोगों ने क्या दिया भैया, डी। देखो भैया, जितने ने क्या बृहद हिमालय की उत्पत्ति मायोसीन काल दिया है वो सही, गलत कर ले, मतलब गलत है वो सही कर ले। क्योंकि भैया देखो ये आपका जो है ओलिगोसीन, जी भैया ओलिगोसीन काल में ये हुआ था। ठीक है, जो ग्रेटर है दरअसल आपका जो सेनोजोइक ईरा है, कौन सा, सेनोजोइक ईरा है, सेनोजोइक ईरा है। उस सेनोजोइक ईरा के आपके जो है कौन से भैया सेनोजोइक ईरा के आपके ओलिगोसीन पीरियड में जो है आपके बृहद हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, आपको पता है। और वहीं पर जो आपके मध्य और लघु हिमालय का जो है वो कब, प्लायोसीन काल में हुआ है। ठीक है, ओके, मायोसीन काल में आपका कौन सा, लघु और आपका मध्यम। ठीक है, लघु और मध्यम हुआ है। ठीक है, बृहद हिमालय का किसमें हुआ है, सेनो, इसका जो है अलग, सेनोजोइक ईरा। देखो ईरा पीरियड ये अलग अलग चीज है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। अगर ईरा की बात होगी तो इसी ईरा में आपका ओलिगोसीन भी आता है, इसी में आपका मायोसीन भी आता है, इसी में आपका प्लायोसीन भी आता है। ठीक है, तो शिवालिक आपका प्लायोसीन में है, मायोसीन में आपका लघु है, और इसमें आपका कौन सा है भैया, क्या नाम है, ओलिगोसीन पीरियड है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है सही है। क्लियर, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैंने तीनों चीजों को क्लियर कर दिया ना कि हिमालय में भी 3 पार्ट अलग अलग पीरियड से हैं। ईरा उसका कौन सा है मैंने आपको बता दिया। चलिए यहां पर बताइए। तो भैया ऐसे ही एक एक प्रश्न को उतना डिटेल में बताया जाता है जितना वास्तव में आपके जानने के लिए जरूरी है, जहां से आयोग पूछ सकता है। आयोग के अगर आप प्रश्नों को देखोगे, अगर आप
यूपी पीसीएस या किसी भी, देखो चाहे किसी भी एग्जाम्स के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जाओगे, सबसे अच्छा तरीका है उस पेपर को समझने का। तो आप देखोगे किस लेवल तक वो प्रश्न पूछता है, ठीक है। यूपी पीसीएस का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी जो है 2022 तक का मैंने कराया हुआ है। वो आप लोग 22 और 23 का भी मैंने कराया है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। आप लोग वहां से जा करके उस प्लेलिस्ट से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, आपको खुद ब खुद पता लग जाए कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने देखो वहां 3 साल का 4 साल का कराया हुआ है, बाकी आप लोग समझिए। तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका क्या सही जवाब सी दिया है, मोहो असंबद्धता से 2900 किलोमीटर तक। आपको पता है जो आपका ये है, ये क्या है, सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, और सबसे नीचे क्या होता है आपका कोर होता है, ठीक है। वहीं पर आपका जो क्रस्ट होता है वो क्या होता है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अब मेंटल क्या होता है, अपर मेंटल लोअर मेंटल, ठीक है। तो लोअर क्रस्ट और आपका क्या नाम है यहां पर जो है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, इसी को मोहो असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसी को मोहो असंबद्धता कहते हैं। जो आपके 2900 किलोमीटर तक जो है क्या नाम है, ये गहराई तक मेंटल का विस्तार आपको पता है ना, पृथ्वी के नीचे मोहो असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है, ठीक है। और इसी में इसमें जो है क्या सीमा परत भी पाया जाता है। आपको पता है ना सियाल सीमा, पता है ना सियाल सीमा, आप लोगों को पता है ना, तो सियाल ऊपर सीमा नीचे, ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। चलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्यों, क्योंकि भैया इसमें आपको बहुत ही बेसिक सा चीज पूछा, क्या होता है बताओ। तुम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहे हैं, अब उष्णकटिबंधीय कहाँ होता है बताओ। अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपको कहाँ देखने को मिलता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा होती है, आपको पता है ये आपका विषुवत हो गया, कर्क हो गया, मकर हो गया, इसी के बीच में आप लोग का क्या है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, ठीक है। अब यहीं पर कह रहा है कि ये क्या होता है, तो जितने लोगों ने यहां पर क्या, संघनन की गुप्त उष्मा, जी भैया संघनन की गुप्त उष्मा जो होती है वो उससे क्या, उसे एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो जैसे आपको ग्रीष्म काल में पता है जो उष्णकटिबंधीय सागर भाग होते हैं उनमें जो है इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। और इसी से जो है क्या, जब ऊर्जा की संघनन से जो है इसे गुप्त उष्मा प्राप्त होती है, वो इसे क्या करती है, चक्रवातों को एनर्जी देती हैं। इससे वो एनर्जी लेती है और वहां पर अच्छे खासे जो है काले बादल छा जाते हैं और घनघोर वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। समझ गए, क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूरा डिटेल में मैं आपको यहां पर एक एक प्रश्न को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि प्रश्न क्या है, इसका जवाब क्यों है। देखिए जवाब है, लेकिन ऐसा क्यों है ये मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि आपको वास्तव में पता होना चाहिए कि जो मैं उस जवाब के संबंध में बता रहा हूं वो आपको पता है कि नहीं, ये सबसे जरूरी चीज है। आप पढ़ लिए, आपने जवाब सही दे दिया, ये ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसका सही कारण पता है कि नहीं। क्योंकि माय डियर, तुम जो एग्जाम देने जा रहे हो इसमें मेंस नाम की एक चीज होती है, तो यहां पर तुम्हें कारण पर बहुत अच्छे से पकड़ पता होनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें लिखना है, ठीक है। तो अभी से ऐसी तैयारी करो कि कल को रोना ना पड़े, ठीक है। चलो, तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, तो रियो प्लस 20, आपको पता है भैया रियो जो आपका सम्मेलन था, ये 1992 से रियो सम्मेलन या अर्थ सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसे यहाँ पर था आपका क्या, +5 था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका कौन सा है, +10 है, तो ये 2002, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको जो है चीजें क्लियर कर दी, ओके। ये 2 दशक जब पूरा हुआ था आपके 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो इसी के उपलक्ष्य में 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था, और इसी को पृथ्वी 20 या रियो +20 कहा गया था, ठीक है। 2000 बाद में 2 दशक पूरा होने पर हुआ था, और यहीं पर द फ्यूचर वी वांट नामक मसौदा जो है प्रस्तुत किया गया था। ये था क्या, इसमें सतत विकास, जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समानता जैसे चीजों पर यहाँ पर जो है चर्चा की गई थी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ अवस्थित है, बताइए भैया। इसका बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न है, पूछ लेता है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में पूछ लेता है जो जरूरी है। और देखिए यूपी पीसीएस में ना कम से कम कृषि से जो है वो हर साल 2 से
4 प्रश्न तक जो है जरूर से जरूर पूछ लेता है, ठीक है। एवरेज 2 से 4 प्रश्न का तो रहता ही है, पूछ लेता है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने क्या लागोस जवाब दिया, क्या लागोस, लागोस भैया कहाँ है, ये नाइजीरिया, आप देख रहे हो नाइजीरिया, नाइजीरिया का अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, देख रहे हो, मैंने इतना पहुंचा दिया। अब तुम लोग को देखो अगर नहीं याद आ रहा है तो भैया फिर से बता देता हूं, आपके पेपर में भूगोल में विश्व भूगोल से अच्छे खासे प्रश्न आते, ठीक है, विश्व भूगोल से अच्छे खासे प्रश्न आते, तो इसको दिमाग में रखे रहना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बंदरगाह दिए गए हैं, ये देश है, बताइए किस बंदरगाह का किससे संबंध है, जवाब दीजिए। यहां पर कह रहा है कि कौन सा जो है सही सुमेलित, बताइए। प्रश्न पढ़िए, मैं इसीलिए प्रश्न नहीं पढ़ता हूं क्योंकि आप लोग यहीं पर तो गलती करते हो, यहीं पर जब एग्जामिनर आपसे खेलता है आप लोग जल्दबाजी में जवाब लगा देते हो, इसीलिए कहता हूं प्रश्न को कम से कम। माय डियर, अगर आपको नेगेटिव मार्किंग वाले कोई भी एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर एक सूत्र आप समझ लीजिए, एक सूत्र अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना है, क्योंकि आपकी जल्दबाजी में अच्छा खासा आसान सा प्रश्न भी आप गलत कर देते हैं क्योंकि यहां पर नहीं पूछा। अब बहुत सारे लोग यहां पर गलती कर दोगे क्योंकि भाई समय भी तो देखना रहता है। तो जितने लोगों ने क्या कोट हकोट यहाँ पर अल्जीरिया जवाब दिया वो सही कर ले, ठीक है। दरअसल कोट हटो जो आप देख रहे अल्जीरिया नहीं भैया, ये नाइजीरिया, नाइजीरिया भी आपको पता है, आपका क्या नाम है, नाइजीरिया, ये आपके कौन से, आपके जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और जो नाइजर नदी नहीं होती, नाइजर, जो नाइजर नदी होती है वहीं पर जो है क्या नाम है ये होता है, ठीक है, मतलब वहीं पर इसका पोर्ट है। मतादी आपका जो है जायरे, जो कांगो में है, ठीक है, जो जायरे नदी के किनारे है। सिकंदरिया आपके मिस्र में जो है, ये आपका नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में है। पोर्ट एलिजाबेथ जो है दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख और बहुत पुराना एयरपोर्ट है, ये सॉरी एयरपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब पोर्ट है ये, ठीक है, एयरपोर्ट अलग चीज है, माफ करिएगा। चलिए, न्यू फाउंडलैंड के समीप ग्रैंड बैंक एवं नोवा स्कोशिया के पास जॉनसेंज बैंक नामक बृहत मत्स्य ग्रहण क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ लेब्रोडेर, मतलब जो ये आप देख रहे हो, तथा गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलते हैं। बेसिक सा प्रश्न है आपका, ज्योग्राफी का बेसिक सा प्रश्न है। आपके कथन और कारण को अगर आप थोड़ा सा भी समझते हैं तो समझ लीजिए क्यों, क्योंकि कह रहा है कि बृहत मत्स्यन ग्रहण क्षेत्र, ये क्षेत्र कहां पाए जा सकते हैं, आपसे अगर पूछा जाए, जहां पर गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलते हैं, वहां बहुत ही अच्छी दशा होती है किसके लिए, इन क्या कहते हैं मत्स्यन के जो है एकत्रित होने के लिए, और बहुत बड़ी संख्या वहां मिलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा फंडा है। तो क्या ये बात सही है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ए। जी भैया, आपको मैंने इशारों इशारों में काफी बातें यहां समझा दी थी, क्यों, आप देखिए, जो आपका यहाँ पर ठंडी लेब्रोडोर धारा है, जो लेब्रोडोर धारा है ये ठंडी होती है, वहीं आपका जो गल्फ स्ट्रीम होता है ये क्या होती है, गर्म धारा होती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये प्लवकों को उत्पन्न करने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां होती है उसके निर्माण में ये जो है सहायक होते हैं, ठीक है। तो पलवक क्या होते हैं, पलवक वो होते हैं जो मछलियों के भोजन के रूप में यूज होते हैं। पलवक क्या होते हैं, पलवक भैया आपके मछलियों के भोजन के रूप में होते हैं। तो ये बताओ, जहां तुम्हें भोजन मिलेगा वहां तुम जा करके रहोगे। आखिर जो सभ्यताओं का विकास हुआ कहा कैसे हुआ, क्योंकि वहां पर भैया जो है क्या नाम है, वहां पर उनके जो है रहने के लिए खाने के लिए चीज मिली। पलवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लैंकटॉन्स, ठीक है, PLANKTON, ओके, प्लैंकटॉन, ओके। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चलो बताओ, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, ध्यान से पढ़िए, जवाब दीजिए। चलिए भैया बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। और भैया 4 बजे जो यहाँ पर क्लास होनी है ना, आप लोग ध्यान से आ जाइए, क्योंकि देखो बहुत समय नहीं बचा भैया, 27 अक्टूबर में बहुत समय नहीं बचा है। हम लोग आज जो है कितने 4 सितंबर के पास खड़े हैं। अगर देखा जाए तो इस महीने में आपके पास 27 दिन बचा है और मुश्किल से उधर 25 दिन, तो 52 दिन है। लेकिन इसमें भी आपके तमाम त्योहार आने हैं, तमाम चीजें आनी हैं, तो इसे आप लोग 5-7 दिन तो वैसे ही 5-7 क्या 10 दिन आप लोग वैसे माइनस करके चलो, ठीक है। तो यानी कि आपके पास गिना चुना 40-42 दिन बचा है, बाकी आप लोग की मर्जी कितना तैयार आपको होना है, ठीक है। चलिए, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, यहाँ पर डी, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या डी जवाब दिया वो सही कर लीजिए। देखिए, जो जैव विविधता जो ये CBD है, ये दौरान अंगीकृत किया गया था। जी भैया, यहाँ पर देखो जैव विविधता जो है यहाँ पर कह रहा असत्य है, तो ना ये असत्य ना, यानी कि दोनों सत्य है।
दोनों क्या है, सत्य है यहाँ पर, ठीक है। ये 2010 में जो है इसका आयोजन किया गया था, जो ये COP10 है 2010 में। कब भैया, आपके जो है जापान के नागोया में। नागोया कहाँ है भैया, आपके जापान में स्थित, ये सब जाने रहो बहुत ही। यहीं पर नगोया प्रोटोकॉल एवं आइची लक्ष्य अपनाया गया था। नगोया प्रोटोकॉल और क्या नाम है, आइची लक्ष्य जो है यही 2010 के जापान में अपनाया गया था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। वियना, मॉन्ट्रियल, कियागी, उपरोक्त सभी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और कितना आसान सा प्रश्न है बताओ। वियना कन्वेंशन आपका कब हुआ था, देखिए ये जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है इसे मिलाने के लिए। 1985। वहीं आपका जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका कब, 1987। कब, 1987। और वहीं पर आपका जो है क्या, कियागली, जी भैया ऐसे किगाली या कियागली भी ऐसे पढ़ा जाता है, तो ये 2016। कब, 2016। समझ गए। तो यहां पर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने ने क्या डी जवाब दिया है उपरोक्त सभी, वो सही कर ले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। मतलब पृथ्वी का अपनी धुरी पर अवस्था बदलना, अपनी धुरी पर भी घूमता है ना, एक तो सूर्य की तरफ घूमता है, एक अपनी धुरी पर भी ऐसे घूमा करता है, दोनों तरह से घूमता है ना पृथ्वी। दिन और रात होना और मौसम बदलना, दोनों परिवर्तन होने कारण ये दोनों कारण होते हैं, ठीक है। दिन रात कैसे होता है, क्योंकि अपनी धुरी पर घूमता है। और सर्दी गर्मी कब आती है, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में जाता है। तो बताइए भैया यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, मिलुटिन मिलानकोविच, पूरा नाम क्या था भैया, मिलुटिन मिलानकोविच, जो सर्बिया के खगोलविद थे। इनका संबंध जो है सर्बिया देश से है। और सर्बिया कहाँ है भैया, आपके रूस, रूस, ठीक है, रूस जानते हो ना, इतना न्यूज में वहां से है। इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव उत्तरदायी है। मैंने आपको बताया ना, जब ये अपने अक्ष पर घूमा करती है तो क्या होता है, दिन रात होता है। मैंने आपको बताया। तो सौर की जब करण है जो आपके आगे है वो घूम रही है, तो पीछे छिप जाता है ना भाई। मैं सामने से दिख रहा हूं, मैं पीछे घूम जाऊंगा तो फिर मैं सामने नहीं दिखूंगा ना, मैं पीछे दिखूंगा। दैट्स द बेसिक लॉजिक, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभिकथन कारण बताइए यहाँ पर जो है क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए आप सभी लोग, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पूरा प्रश्न देखिए, इसलिए भैया मैं हट जाता हूँ, क्योंकि जिस मैं बोर्ड पे इसलिए बड़ा लिखा के लाता हूँ, आपको समझ में एक एक चीज स्पेस देता हूँ। ये PDF भी बहुत इस तरीके से बनाता हूँ जिससे आप लोग को एक एक प्रश्न समझ में आए, ठीक है। चलिए बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या, अभिकथन ए गलत है किंतु कारण आर जो है सही है, तो वो सही कर ले, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। देखो भैया ये राष्ट्रपति के नहीं, ये आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते, कसके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते। वहीं दूसरा सही है कि अनुरूप संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है, ठीक है। क्लियर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, कितना बेसिक सा प्रश्न था, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा प्रश्न था दोस्तों। एक चीज तो आपको इतने से क्लियर था कि दोनों कथन तो गलत नहीं हो सकते। जब आपको दिख गए गलत यानी कि दूसरा सत्य होगा ही, ये तो आपको देखने को पता ही लगता ना। चलो, जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है, बताइए सही अवरोही क्रम क्या है। चलो भैया, अवरोही क्रम जनसंख्या के हिसाब से जो 2011 का आया था, तो देखा जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा कहां पर है, इलाहाबाद में सबसे ज्यादा। तो पहले देखो इलाहाबाद कहाँ है, मतलब प्रयागराज, तो दो से कहाँ शुरुआत हुई है, बी और सी में, यानी कि ए और डी आपका पहले कैंसिल कर दो, ओके। अब इसके बाद बताओ क्या होगा, गाजियाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद। अब देखो यहाँ ऑप्शन में 2 1 दे दिया, यानी कि ये चीज क्लियर है कि इसके बाद मुरादाबाद होगा। देखो मैं कितना इजीली तुम्हें ये प्रश्न सॉल्व कर दूंगा है। अब देखो तुम बताओ, लखनऊ में ज्यादा होगा कि गाजियाबाद में। चलो तुम्हें बताओ, जनसंख्या कहाँ दोनों आपको लगता है ज्यादा हो सकता है, कॉमन सेंस लगाओ।
तो भैया गाजियाबाद में ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली से सटा इलाका है और ये आपका राजधानी भले, लेकिन ये दिल्ली सटा इलाका है। और दिल्ली सटा इलाका होने का मतलब कि लखनऊ जब विकसित हो रहा था ना, उससे पहले लखनऊ के आसपास इलाकों में ज्यादा विकास हो गया था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 आपको कहा यहाँ पर बी में देखने को मिलता है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक किसने लिखी बताइए। अब देखो भाई, अगर क्लास अच्छी लग रही हो ना तो फटाफट लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है भैया, शेयर जरूर से जरूर कर दिया करो, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बताइए। तो जॉर्ज एन कर्जन, पूरा नाम क्या था भैया, जॉर्ज एन कर्जन। जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न राज्यों में से किसका शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। चलो बताओ भैया, कहां पर शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक था, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ इनमें से देखा जाए कितना था, 969। और उत्तर प्रदेश का कितना था भैया, 902, ठीक है, 902। वहीं पर अगर देखा जाए पंजाब उसके बाद था 846। और यहाँ पर जो है उसके बाद कितना था, हरियाणा का आपका 800, इसका जो है 34, ठीक है, 834। ये आपको पता होने चाहिए। अब देखो ये सब चीज तुम रट नहीं सकते हो, ये सब चीजों को तुम प्रैक्टिस क्लास से करोगे। गलती हो रही है तो इसे जानोगे, तो अपने आप तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। रटने जाओगे, बहुत ज्यादा कोशिश करोगे नहीं, इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिस क्लास रोज करो। और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं, आधे घंटे केवल आप लोग का लेता हूँ, आधे घंटे, क्यों, क्योंकि भैया ये वो समय है ना जहां आप लोग फ्रेश होकर एक बार पढ़ लोगे। और पता है एक बार अगर आप पढ़ लिए, आपका अगर गलत हो गया ना, तो आप देखना उसके बाद आप दिन भर बहुत ही और ज्यादा एनर्जी से पढ़ोगे कि मेरा गलत कैसे हुआ, मुझे ये गलती नहीं दोहरानी है। ये तरीका होता है। अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है। चलिए भाग की बात कर रहा, बताइए। टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन। आपको पता है कई राज्यों को स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे, तो यहीं से आप देख सकते हैं भाग 21 भैया, भाग 21 जो है उसमें स्पेशल प्रोविजंस की बात जो है आपके संविधान में की गई है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15(5) से संबंध में निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया। तो बताओ किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। अरे यार बताओ, कितना आसान सा प्रश्न है, 15(5) की बात कर रहा है। आर्टिकल जो है आपके 93 संविधान संशोधन। देखो भैया संविधान संशोधन भी प्रश्न आए तो 93 संविधान संशोधन द्वारा आपके अनुच्छेद 15, ठीक है, अनुच्छेद 15 में 5वां क्लॉज जो है उसमें किसके संबंध में, निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के बारे में है, तो उसके लिए जोड़ा गया, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य क्या है, न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य क्या है, बताइए। अब तुम लोग यार अनुच्छेद 15 क्या है, 14 क्या है, इतना तो बेसिक जानते होगे ना, कि अब मैं एक एक चीज तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो थोड़ा सा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना बेसिक तो तुम्हें पता होना चाहिए, इतना मैं सोच के चल रहा हूँ। नहीं पता है कोई बात नहीं, जाओ एक काम करो, परेशान ना हो, बहुत अच्छा चीज बता रहा हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर मैंने आपको जो है पॉलिटी पढ़ाई हुई है। अगर आपको लग रहा है पॉलिटी समझ में नहीं आ रही, पॉलिटी में कैसे समझें, पॉलिटी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जस्ट गो देयर, वॉच माई प्लेलिस्ट, ठीक है। मैंने आपको लगभग लगभग राज्य के नीति निदेशक तत्व तक पढ़ा दिया। उसके बाद जो पढ़ाना ना, वो इतना तेजी से पढ़ाना है क्योंकि उसमें बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, उसके बाद आपके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब जो कुछ आपके छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये सब मुश्किल से 1 हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो थोड़ा समय था, मैंने ऑलरेडी पढ़ा के प्लेलिस्ट बना दी, वहां आप देख लो। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, ए, क्या कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका दोनों के कार्य की वैधता की जांच। यही भैया आपका क्या कहलाता है, न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे क्या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, क्या जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्य दिया है, सूची दी है, बताइए राज्यसभा में उनका कितना स्थान है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताइए। राज्यसभा अक्सर चुनाव होता रहता है, आप लोग के सामने न्यूज में आता रहता है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या 3 4 1 2 जवाब दिया है वो सही कर ले भैया। देखो कितना आसान सा प्रश्न था यार, ठीक है।
चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में नहीं जोड़ा गया, बताइए। चलिए भैया जवाब दीजिए फटाफट, क्लास को खत्म भी करना है, बताइए। चलिए क्लास को खत्म करते इसके बाद आखिरी प्रश्न होने वाला है। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी, राज्यों द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय प्रतिष्ठा एवं अवसर तथा सुविधाओं की असमानता को समाप्त करना, ये भैया नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके ये था भाग लेना, शोषण से बच्चे एवं वयस्कों की सुरक्षा था। ठीक है, ये आपका नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपका नहीं जोड़ा गया था, प्रश्न ये पूछा। चलिए भैया आज का आखिरी प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसकी सूचना राष्ट्रपति को, चलो बताओ भैया राष्ट्रपति की सूचना कितने दिन पहले दोगे। और पता है ना महाभियोग जैसा शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही यूज हुआ है, बाकी किसी के लिए नहीं हुआ है, चलाया जाता है बात अलग है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया जितने लोगों ने अनुच्छेद 61 के अंतर्गत ये बात किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में दिया जाएगा और उसे 14 दिन पूर्व इसकी क्या नाम है जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, 14 दिन पूर्व इसका जो है उसे जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें कम से कम जो ये आपके अगर किसी भी सदन में इसके खिलाफ महाभियोग लाना है तो 1/4 सदस्यों का, कम से कम किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों का सहमति होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगेगी। ये वो चुनिंदा प्रश्न है जो अगर आप लोग सही कर लेते हो, डेली लेकर के आता हूं सुबह 10 बजे, अगर तुम इसमें से 18 प्रश्न, देखो अगर तुम लोग इसमें 18 प्रश्न सही कर रहे हो 20 में से, तो यकीन मानो आप लोग एकदम तैयार हो, तैयार, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आएंगे भैया। आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए जो मेरे प्ले लिस्ट में है यूपी पीसीएस के, आप देखिए आपको खुद पता लगेगा कि यहां पर भैया ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, बीपीएससी भी आपको जाना है चेक कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। तो भैया ध्यान से पढ़ो, ये क्लास बहुत ही लल्लन टॉप क्लास है, तुम्हें सिलेक्शन करा के भेज देगा। और शाम को 4 बजे जो यहाँ पर क्लास चलती है उसे जरूर से जरूर देखना। ठीक है, और इसी साथ इस क्लास को ही समाप्त करता हूँ, फिर मिलूंगा आप सभी से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा सी यू। और जाते जाते भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर जरूर कर दो, शेयर कर दिया करो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया, क्योंकि आपके लाइक बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं मेरे चैनल के आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, शेयर और लाइक जरूर से जरूर कर दें, और सब्सक्राइब तो एक ही बार करना, बाकी लाइक और शेयर रोज करें। बाय बाय, टाटा सी यू।